हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमलाइट इंस्टीट्यूट। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे आपके लिए नीट के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस कुछ पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, बट वो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे लाइक कहीं भी किसी भी चैप्टर से सॉल्व कर रहे थे, बट अब चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। और हमने जो पहला चैप्टर लिया है वो है आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल्स। ओके, so let's move on to the direct line questions. So here is the question number 1. Okay, इसमें आपको बोला गया there is a charge with capital Q is placed at the center of a Q. The flux coming out from any of its faces, what will be in the unit? Okay, सबसे पहले हम Q बना लेते हैं। ठीक, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके आपको सेंटर पे एक चार्ज दे रखे कैपिटल Q। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि इसके पर फेसेस से कितने फ्लक्स आएंगे। क्वेश्चन यही ध्यान दे रहा है कि इसके कितने फ्लक्स से कितने निकल, फेसेस से कितने निकल। तो आपको पता है कि जो फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई, वो होता है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये आपका सिंपल फार्मूला होता है जहाँ पे आप फाई को लिखते हो इस तरह से। लेकिन जो ये आपका फार्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये केवल क्लोज सरफेस पे लगाया जा सकता है। अब देखो ये जो क्लोज सरफेस में कितने फेजेस हैं। अगर हम फेसेस को काउंट करें तो एक आपके सामने का फेज हो गया 1, एक आपके पीछे का फेज हो जाएगा 2, एक आपका ऊपर का फेज आएगा 1, आपका एक नीचे का फेज हो गया 2, एक आपका राइट हैंड का साइड का फेज और एक आपका लेफ्ट हैंड साइड का फेज। यानी टोटल अगर आप फेजेस को काउंट करो तो टोटल कितने फेज आ गए? 6 फेजेस, यानी कि 6 फेजेस हैं क्यूब में। तो आपको पूछा क्या गया है कि एक फेज से कितना निकल रहा है। अगर ये टोटल से निकल रहा है तो 6 फेज से इतना निकल रहा है, एक फेज से कितना निकलेगा? कुछ नहीं करना है आपको, जो फाई ई आया उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका जो है एक फेज से है कितना निकल रहा है। दिस इज योर वैल्यू क्यू ई डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन। करेक्ट। और यहाँ पे ये जो था ये क्यू माइक्रो कूलम था, यानी कि जो यहाँ पे है ये आपको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, so let's move on to the next question. Okay, so here is your question. दिया गया है if a conducting sphere of radius r is charged then the electric field at a distance r from the center of the sphere would be if v is the potential on the surface of the sphere. Okay, कोई बात नहीं, आसान सा सवाल है, सॉल्व करते हैं। ये आपको दे रखा है एक स्फीयर, ठीक, और ये स्फीयर है और पूछ रहा है स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल है ये आर रेडियस है, इसका पोटेंशियल बी। हमको पता है कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। क्यू जहाँ पे क्या होता है, इस पे इंक्लोज टोटल चार्ज की वैल्यू होती है और आर इसकी रेडियस होती है। पोटेंशियल इसके पूरे रीजन में सेम होता है। करेक्ट। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आर इज ग्रेटर देन आर। यानी कि अगर यही पे अंदर में होता तो वो अलग फार्मूला आएगा, लेकिन अगर आपका बाहर है तो आपको जो बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सॉलिड स्फीयर के लिए उसका फार्मूला कुछ ये होगा। करेक्ट। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको जो ई है उसको v के टर्म्स में बताना है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे e को जो है कन्वर्ट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। तो ये क्यू बाई आर को ये आपका v में आ जाएगा और ये जो नीचे डिवाइडेड था ये स्मॉल आर यहाँ बचा रहेगा। इज इट? अभी भी नहीं आया, यहाँ पे स्मॉल आर का स्क्वायर आएगा। करेक्ट। और ऊपर भी कैपिटल आर और नीचे भी कैपिटल आर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ये आएगा आंसर। इज इट? ये हो जाएगा जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। सो आप मैच कर लीजिए जहां पे आपको ये मिल रहा है। सो आपको ये मिल रहा है कौन से? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको लेकिन ये याद रखना होगा कि जो सरफेस है और सरफेस के अंदर दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों जगहों पे सेम नहीं होती है, डिफरेंस होता है। बाहर के लिए ये आता है
1/r²। लेकिन अंदर के लिए अगर आप बोलें, अगर मैं इसको ई आउट लिख दूं और इंटरनल के लिए आपसे पूछूं कितनी होगी वैल्यू, तो ई इंटरनल की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r की। किसके केस में? ये होता है सॉलिड स्फीयर के केस में, कंडक्टिंग स्फीयर जिस तरह आपने लिया हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के पिक किया क्योंकि इसका रीजन था, अभी आपको हम बताते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन, देखिए गॉस लॉ क्या है, फाई इक्वल टू क्यू इंटरनल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये होता है। ठीक, अब देखो जो ये क्यू इन मैं बार बार लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनक्लोज्ड चार्ज। इसका मतलब क्या है? इनक्लोज्ड चार्ज। लाइक कि मैं अगर आपको एक ऐसा क्यूब दूं, ठीक है, ये रहा आपके पास एक क्यूब, और मैं एक चार्ज अंदर पे क्यू रख दूं और एक चार्ज बाहर पे रख दूं क्यू क्यू, और मैं पूछूं आपसे कि ये जो क्यूब रखा है मैंने, इस पे कितना फ्लक्स होगा या कितना फ्लक्स इसे पास कर रहा है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि सर ये सिर्फ क्यू बाई एप्सिलॉन होगा, ना कि 2q या 3q बाई एप्सिलॉन। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमेशा चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट ला जहां लगाएंगे वो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उस सरफेस में। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ रखा है एक बार, जहां पे चार्जेस को बाहर रख करके आपसे पूछा गया है कि जो कितना फ्लक्स होगा। तो आपको याद रखना है कि जो क्लोज सरफेस है उसमें कितनी चार्ज जो है आपकी इनक्लोज्ड है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, होप यू गॉट दिस वन, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन है, देयर इज अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r uniformly charged, then the electric field due to the sphere at a distance r from the center, correct। चलो, ये हॉलो स्फीयर है। अभी हमने कुछ देर पहले जो क्वेश्चन लगाया था वो था सॉलिड स्फीयर, और हमने आपको बोला था कि सॉलिड स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर के समय यानी कि ई इंटरनल जो का 1/r के हिसाब से चेंज करेगा, इज इट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये हॉलो है। ठीक है, तो देखिए जो हॉलो मेटल है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइक अगर आप कोई भी चार्ज इस पे देंगे, सरफेस पे देंगे, ठीक है, ये हॉलो है, तो यहाँ पे तो अंदर तो कहीं रुक नहीं सकता। चार्जेस क्या करेंगे? खुद को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सारा सरफेस पे आके जमा हो जाएंगे। तो अंदर जो है इसके कोई चार्ज रहेगा ही नहीं। तो अंदर जब कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कोई वैल्यू नहीं आती। कैसे नहीं आती दिखाते हैं। देखो, जो आपका फार्मूला क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अब मुझे बताओ, जब क्यू इंटरनल आपका 0 है तो आपका ई डॉट डी एस यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो यानी जो आपका ई है ये 0 आ जाएगा। लेकिन बाहर जैसे ही मैं सरफेस पे आऊं या सरफेस के बाहर जाऊं, सरफेस के बाहर जाऊं तो आपकी जो क्यू इंटरनल उसकी वैल्यू अब 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि सरफेस को हम इंक्लूड कर रहे हैं। जो सरफेस को इंक्लूड कर रहे हो तो उस समय जिसमें क्यू है, क्यू इंटरनल, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अब ई की वैल्यू अब ई रह जाएगी, और जो डी एस होगी वो क्या हो जाएगा? आप एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंटल आप बनाओ, अगर छोटा सा ये ऐसे ये बन जाएगा एरिया। अब बाहर का बना रहोगे ये गॉसियन सरफेस जिसकी आप रेडियस आर ले लो, तो आपका जो ये बनेगा 4πr² जिसकी रेडियस हो जाएगी, करेक्ट। सो आपको जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा ई इक्वल टू क्यू बाई 4πε इंटू r²। यानी अगर आप ग्राफ बनाओ इन दोनों का, तो ये देखो, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी तरफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ हॉलो मेटेलिक स्फीयर। तो जब तक रेडियस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R नहीं आई तब तक इसकी वैल्यू क्या थी? 0 थी। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू कैपिटल R से बढ़ी, वहां पे देखो अब क्या है, स्मॉल r² के टर्म्स में ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, कुछ इस तरह से। ओके, उसके पहले इसकी वैल्यू कितनी थी? 0। यहाँ पे लाई कर रहा है कॉन्स्टेंटली, कहीं भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कुछ इस तरह से यहाँ पे रेड वाले पार्ट पे, करेक्ट। सो अब आप देख लीजिए
पहला क्या है, 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर डिक्रीजेस आर, नहीं ये वाला गलत हो गया। इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर, नहीं ये भी नहीं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, इंक्रीजेस एज स्मॉल आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर, डिक्रीजेस एज आर इंक्रीज, नहीं। इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला, दूसरा करेक्ट। तो ये आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि देयर आर टू पैरेलल इनफाइनाइट line charges with linear charge densities plus lambda and minus lambda placed at a distance 2r in a free space. What is the electric field midway between the two line charges? Okay, no problem. आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है दो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, पहला और ये रहा दूसरा। पहले वाले की प्लस डेल्टा, दूसरे वाले की माइनस डेल्टा। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी कितना, 2r, और इनके किसी मिड पॉइंट पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए जो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, नॉर्मली वो होती है आपकी E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, करेक्ट। अब देखो जो इस पे पॉजिटिव है यानी लेफ्ट साइड वाला, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में E1 लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। अब जो निगेटिव लैम्डा है ये भी सेम टू सेम फोर्स लगाएगा सेम डायरेक्शन में, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और वो होगा ओके। अब हम यहाँ पे लिखे कितना होगा इसकी वैल्यू, अगर हम लिख लें इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो ई नेट कितना होगा, पी पॉइंट पी ले लेते हैं इसको, जो कि आर डिस्टेंस है दोनों पे, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट है जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी। ई पी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो E1 आई कैप प्लस E2 जे, सॉरी ये जे नहीं होगा, ए की डायरेक्शन है दोनों की, तो ये भी आई कैप हो जाएगा। अब E1 की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर आई कैप है ये, और ये E2 की वैल्यू ये भी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर इनटू आई, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इनटू आर आई कैप, 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी आपकी लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन इनटू आर। सो ये हो जाएगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट पी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो अब आप देख लीजिए कौन सा है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, लैम्डा बाई 2 पाई, sorry, lambda by pi epsilon naught r Newton per coulomb. Okay, so let's move on to the next question. Here it is. Okay, so यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल की क्वेश्चन कर रहे हैं। Okay, इलेक्ट्रिक डायपोल, there is an electric dipole has a dipole moment of इतना, the electric potential due to the dipole at a point distance 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making angle of 60 degree with dipole axis. कोई बात नहीं, आप इस फार्मूले को यहाँ से याद रखिए, आपको हमने पहले भी ये बताया फार्मूला। अगर एक डायपोल है और वो किसी एंगल थीटा पर रखा गया है जबकि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2l हो और ये जो पॉइंट है ये l हो, ठीक, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा मैंने बताया Kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पे Kp r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा होता है। ये आप याद रख लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में आपको ये याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे कैसे का जो फार्मूला है वो क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स में, मल्टीपल टाइम। आपको इसमें स्पेशल केसेस
ये बना के पूछे जा सकते हैं कि लाइक जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, यानी कि जब आपको एक्सियल पोजीशन में रखा जाए या फिर किसी और पोजीशन में। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको ये वाला फार्मूला लगेगा पोटेंशियल वाला, बीपी के की वैल्यू आपको पता होती है, क्यों होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁻9। करेक्ट। पी आपको पता होता है क्या होता है 2QL। ओके, कॉस थीटा तो आपको पता है, ये आर जो है डिस्टेंस होती है ये वाली। करेक्ट। अब देखो डायपोल आपको के कितना है 9.0 इंटू 10⁻9, 2QL यानी डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है 16 इंटू 10⁻⁻9। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस थीटा की वैल्यू जो 60 डिग्री दे रही है, यानी यहाँ पे आपको कॉस 60 आया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है ये देखना पड़ेगा, 0.6 मीटर, तो यानी कि 0.6 का स्क्वायर करें। सो अब देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे कैलकुलेशंस, तो कितना आएगा 9, 16 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 16 को कैंसिल आउट करेंगे तो 8 9 जा 72, यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ 72। नीचे अगर आपका देखें तो हम अगर इसको लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं, तो यानी कि 36 डिवाइड बाई 100 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर अब आप देखो 36 2 100 72, यानी ये आपका आ जाएगा 200। तो यानी जो आपका पोटेंशियल आया एट पॉइंट पी, ये कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। करेक्ट, सीधा सिंपल, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और ये फार्मूला आप हमेशा याद रखें, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इस फार्मूले पे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं कई बार तो हद होगी जब इन्होंने पूछ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के केस में कैसे चेंज होगा और पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। करेक्ट। ओके, so let's move on to the next question. Magnitude of electric field at a point. Okay, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसकी वैल्यू क्या है, ये आपको दिया, पूछा गया है जो ये सर्कल कंडक्टर, इसकी रेडियस दी गई है आपको कितना, आर की वैल्यू जो है ये आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो चार्ज इस पे कितना दिया है कैपिटल क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपसे पूछा गया 15 सेंटीमीटर पे, यानी किसी पॉइंट यहाँ पे, यानी कि जो पॉइंट है वो इसके बाहर लाई कर रहा है। इस क्वेश्चन को उठाने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि आप क्वेश्चन की रेडियस जो दी गई है उसको बेसिस में ध्यान रख के क्वेश्चन आप फॉर्मूला अप्लाई करें कि वो जो रेडियस है, यानी जो पॉइंट जिसपे आपको निकालना है, वो पॉइंट स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी दिया जा सकता है, जहाँ पे आप निकाल के तो चले जाओगे लेकिन वहां पे पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है। तो चलिए फार्मूले में सीधा लगाते हैं, कुछ करना नहीं है, सीधा v की वैल्यू आपको रखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। करेक्ट, ये इतना फार्मूला है आपका, जब सॉरी 1/r नॉट आर स्क्वायर, सॉरी 1/r, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपको दे रखी है 9 इंटू 10⁻9, फिर Q की वैल्यू आपको दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻⁷, R की वैल्यू भी आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 इंटू 10⁻2 मीटर। करेक्ट। अब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करें तो आप देखेंगे कितना आएगा, ओके 3 27 15 यानी कि 1.2 समथिंग के आसपास आएगा। ओके, यानी कि जो आपका 1.28 आ रहा है। करेक्ट। तो अगर मान लो मैं इसको 10 के टर्म्स में, मतलब 10 की पावर के टर्म्स में सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, फास्ट होगा। 9 में से 7 गया, यानी कितना है आपका 2, और यहाँ पे भी 2 यानी 4 आएगा। ओके, सो ये अगर 4 आया सो ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये 1.28 इंटू 10 की पावर 5 पोटेंशियल वोल्ट। करेक्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो
सो ये दिया गया है क्वेश्चन में, there is an electric dipole kept in a uniform electric field such that the dipole moment is not collinear with electric field, then what it experiences। देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या दिया गया है आपको, एक डाइपोल रखा गया है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इट इज नॉट कोलिनियर विद द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा, जो एग्जिस्टिंग फोर्स होगा, नेट एक्टिंग फोर्स ऑन द डाइपोल will be 0 but there will be a torque। और ये टॉर्क का नेचर कैसा होगा, कपलिंग होगा टॉर्क का, यानी कि जो पॉजिटिव वाला है, एक इस पे जो लगेगा टॉर्क वो डाउन साइड लगेगा, और जो ये वाला है नेगेटिव वाला है, इस पे जो टॉर्क लगेगा ये अप डायरेक्शन में लगेगा। जो टॉर्क का फार्मूला होता है क्या होता है, टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, याद रखना ये, या फिर टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिखा जाता है। ओके, इन पे जो नेट फोर्स है वो नहीं एक्ट कर रहा है, वो नेट एक्टिंग फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन जो इसमें डाइपोल है वो 0 नहीं होगा, जो सॉरी डाइपोल नहीं, जो इस पे टॉर्क एक्ट कर रहा है। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है आपको, देयर इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एयर, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल है, मान लो मैं Q1 ले लूँ और एक दूसरे पार्टिकल को Q2 ले लूँ, इज सेपरेशन एट x, ओके, देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F0। ओके, सो हमको पता है कितना होगा है, F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k यानी 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x², ये हो जाएगी वैल्यू, ये हमें पता है। सो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल थे इनको इमर्ज कर दिया गया किसमें, एक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, यहाँ पे हम इस k को k ना लिख करके 1/4 लिखेंगे, तो यानी F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 into Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x²। इज इट करेक्ट। अब कह रहे हैं कि जब हम इसको एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल देते हैं, तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप डालते हैं तो वहाँ पे चेंजेस किस में आते हैं, वहाँ पे एप्सिलॉन में चेंज आएंगे। तो वहाँ पे जो एप्सिलॉन में चेंज आएंगे तो यहाँ पे आपको k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी जो आपका नया f होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 फिर आपको यहाँ पे k से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल रहे हैं। जनरली यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, k फॉर एयर इज इक्वल टू ऑलवेज 1, इसीलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं। ओके, सो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई x²। सो आप देखें कि आधा से ज्यादा ये सब F0 की तरह है, तो यानी F इक्वल टू F0 डिवाइडेड बाई k रहेगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो हियर इट इज, ये वाला हमने इसलिए लिया क्योंकि आजकल काफी क्वेश्चंस आपको जो ये k है डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन से पूछे जा रहे हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन अभी उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। ओरिजिन एट ओरिजिन इन x y, so a charge of magnitude 10⁻⁶ microcoulomb is placed at origin in xy coordinate. Find the potential difference between the 2 points √3 and 60। ओके, कोई बात नहीं, चलिए अब हम कह रहे हैं कि आपको निकालना है एक ओरिजिन पे एक चार्ज प्लेस है 10⁻⁶ माइक्रोकूलम का, और दो पॉइंट हैं, एक है यहाँ पे कहीं पे √3 करेक्ट, और एक और है जो कि है √60। अब देखो, अगर
तो आप देखो जो रेडियस है इस चार्ज से जो पोटेंशियल निकालोगे आप, वो तो डिस्टेंस ओरिजिन से इसकी भी सेम है, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस 0 0। v इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी अगर r सेम हो गया तब तो आपका जो v की वैल्यू है वो तो सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों पॉइंट पे सेम चार्जेस है। इसकी वजह से मतलब सिर्फ हमें इसी की वजह से निकालना है। तो अगर हम निकालें r, मतलब इसको मैं 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, तो आपने जो r1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 3 + 3 यानी 6, यानी r1 की वैल्यू आपकी अंडर रूट 6 आ जाएगी। इज इट सेम आप r2 के लिए कर लो, तो अंडर रूट 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि माइनस करने कुछ नहीं। फिर इसके बाद इसका अंडर रूट, तो आपकी r2 की भी वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 6, यानी आपकी जो r1 है और r2 इन दोनों की वैल्यू सेम है। अब अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होंगे। ओके, यानी कि ये एक तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की आपको प्रॉपर्टीज पता है, वहां पे नेटवर्क डन 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, सो हियर आज का फर्स्ट लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और ये सारे क्वेश्चंस जो हमने किए हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। So thank you very much. Please do like, share and subscribe. Cambridge Institute. Thank you.